नमस्कार। मुंबई आसपास में आप सबका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज हम मुंबई आसपास में एक विशेष प्रायोजन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं गणेश ठाकुर जी। गणेश ठाकुर जी जनवानी मराठी यूट्यूब चैनल के संपादक हैं और हम दोनों आज बातचीत करेंगे गत रविवार को कलवा में आयोजित महायुति की सभा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे द्वारा की गई परप्रांतीय के ऊपर बयानबाजी पर। नमस्कार गणेश ठाकुर जी, मुंबई आसपास में आपका स्वागत है और मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप कार्यक्रम की शुरुआत करें। धन्यवाद राजेश जी। आप जानते हैं अभी 2 दिन पहले ही राज साहब ठाकरे की जाहिर सभा ठाणे जिले के लिए हुई है। उन्होंने एक बड़ा बयान किया है। वो पूरे देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए कोई नई बात नहीं है। वो हमेशा ही से ही ये बयानबाजी करते रहे हैं परप्रांतियों के विषय में। तो अभी चुनाव है, चुनाव चल रहे हैं। वो चुनाव प्रचार के लिए ही आए थे और शिवसेना के उम्मीदवारों के लिए ही वो प्रचार कर रहे थे। उस प्रचार के दौरान उन्होंने जो बात कही है, विशेषतः ठाणे जिले में जो परप्रांतियों के भीड़ जो बढ़ रही है, उसके कारण इन शहरों में जो तनाव है, इस शहरों के ऊपर जो टेंशन बढ़ रही है, उनका कहना था कि कितनी भी सुविधा दो, जो भीड़ परप्रांतियों की बढ़ेगी, हम कुछ भी जो भी सुविधा देंगे वो सब फेल हो जाएगी। तो ये परप्रांतियों को फिर से टारगेट करने का जो राज ठाकरे जी ने बात कही है, उसके विषय में आपको क्या कहना है? गणेश जी, इसमें मेरे दिमाग में 3-4 मुद्दे हैं। सबसे पहला जो मुद्दा है कि मैं यहाँ पिछले 40 साल से मुंबई में हूँ। यहीं से कॉलेज की पढ़ाई की है और अभी अपना व्यवसाय भी कर रहा हूँ और ये सब है। और जब से मैं यहाँ हूँ तब से देख रहा हूँ कि जब जब चुनाव आते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का, ये परप्रांतीय का मुद्दा सामने आता ही है। कांग्रेस के समय में सड़कों पर मार खाना पड़ता था उत्तर भारतीयों को, फिर उसी आधार पे कांग्रेस चुनाव ही जीतती थी। फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का पार्टी का आधार है, वो मराठी समाज है, उनको वो अपने तरफ खींचने का प्रयास करते हैं और इसी के लिए वो शुरुआत से ही वही मुद्दा उठाते हैं जिसमें उनका कहना है कि यहाँ पे परप्रांतीय आते हैं और उन मराठी लोगों का हक छीन लेते हैं। तो ये अब यहाँ के हिंदी भाषी हैं, मुंबई भर के या महाराष्ट्र के जो हिंदी भाषी हैं, उन्हें ये समझ में आ गया है कि ये सब चुनावी मुद्दा है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरी बात, जो ये इसी समय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो प्रमुख हैं, उन्होंने इसी समय यह मुद्दा क्यों उठाया, तो इसमें 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो ये जो नेता महायुति, भले ही महायुति राज्य में चुनाव लड़ रही है, लेकिन यह सब मुद्दा जो है कि कौन नेता क्या बोलेगा, ये सब आपस में, मतलब भारतीय जनता पार्टी, शिंदे जी की शिवसेना और अजित दादा पवार का राष्ट्रवादी कांग्रेस, ये सब मिल के मुद्दा तय करते हैं और उन्हीं मुद्दों पे बोला जाता है। अब राज ठाकरे जी ने ये बात बोला है तो इसमें कहीं ना कहीं भाजपा की भी सहमति होगी या फिर महायुति उम्मीदवार यहाँ से हैं ठाणे और कल्याण से, तो इसमें महायुति उम्मीदवार का भी सहमति होगा, क्योंकि 15-20 दिन पहले ही दोनों ठाणे और कल्याण लोकसभा में महायुति के उम्मीदवार के तरफ से पूरी तरह से सर्वे हुआ था, जिसमें घर घर जाकर महायुति के जो सर्वे करता थे वो घर घर जाते थे, कौन मतदाता है यहाँ, कौन नहीं है, कौन गुजर गया है, कौन गांव में चला गया है, ऐसे पूरा सर्वे किया। और शिवसेना के ही कोई नज़दीकी सूत्रों से जब चर्चा हुई मेरी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ कल्याण लोकसभा में मात्र 30 से 40% ही हिंदी भाषी यहाँ बचे हुए हैं और सब गांव चले गए हैं, शादी में चले गए हैं या फिर बच्चे लोगों की छुट्टी हुई है उसमें चले गए हैं। इसी तरह से ठाणे लोकसभा में सिर्फ 50% ही मतदाता हैं अभी यहाँ। ऐसे में जब दूसरी तरफ जब देखते हैं इसमें
कि जो यहाँ के हिंदी भाषी मतदाता है वो पूरी तरह से मोदी के भक्त माने जाते हैं। राम मंदिर मुद्दा हो या राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा हो जिस पे कोई भी हिंदी भाषी यहाँ रहता हो, वो भाजपा को ही ज़्यादातर मतदान करने की सोचता है। तो ऐसे में अब भाजपा इस महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो पर प्रांतीय का मुद्दा है उसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। अगर राज ठाकरे अपना बेस बढ़ाने, अपना जो उनका वोट जो आधार कम हुआ है उसको बढ़ाने के लिए अगर वो उपयोग कर रहे हैं तो इसमें कोई अन्यथा नहीं है भाजपा के लिए भी, और उन्होंने तभी इसका कोई विरोध नहीं किया और राज ठाकरे ने कहा, और इसका कोई प्रभाव हिंदी भाषी मतदाताओं पे भी नहीं पड़ने वाला है। राजेश जी, ठीक है, आपका कहना एक तरह से सही भी हो सकता है, लेकिन राज ठाकरे जी ने जो मुद्दा उठाया है वो तो गलत नहीं है। आज लोक संख्या भीड़ ठाणे जिले में बढ़ रही है। जो उन्होंने मुद्दे उठाए, 7 नगर पालिका 7 महानगर पालिका एक ही जिले में बन गई है, उसके कारण भी वही है। तो ये चीज़ों को कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? आगे जाके उन्होंने जो बोला है अपने खासदारों को खास करके कि इनको अभी रोको, ये परप्रांतियों को, इस आह्वान को आप किस नज़रिए से देखते हैं? इसमें एक बात, अभी वो किस आधार पे कह रहे हैं समझ में नहीं आता है। हम लोग भी पत्रकार हैं, जगह जगह पे घूमते हैं। यहाँ जो ठाणे जिले की आबादी है वो कोविड के बाद से कितनी अपने गांव में चली गई है, कितने लोग गुजरात चले गए हैं, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। अब उनका पर प्रांतीय को ही अगर टारगेट करते हैं तो उनका कुछ आंकड़ा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से कोविड के बाद 20 से 30% जो पर प्रांतीय यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, यहाँ से जो लोग आते हैं वो लोग अब अपने गांव में बस गए हैं। 20-30% कोविड में जो उनका हाल हुआ इस कारण से, और वहाँ के भी सरकार अब अपने लोगों को रोजगार देने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम लाई है और उनको दे भी रही है। तो इस आधार पे अगर कहते हैं कि पर प्रांतीय ही सिर्फ यहाँ के भीड़ के लिए जिम्मेदार है तो अब इसके लिए मैं तो पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात, अब मैं यहाँ महाराष्ट्र में भी अनेक गाँवों में घूमा हूँ, कोंकण में घूमा हूँ, बीड़ हो गया, रत्नागिरी हो गया, सतारा हो गया, सोलापुर हो गए, वहाँ पे पूरे गांव के गांव खाली हैं। लोग वहाँ से आके अब मुंबई में ही अपना व्यवसाय करते हैं, वहाँ रहना ही नहीं चाहते, उनके बच्चे भी खेती करना नहीं चाहते हैं, यहाँ रह रहे हैं। तो भीड़ तो सिर्फ उसके लिए पर प्रांतियों को जिम्मेदार ठहराना एकदम सही है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो राजेश जी, अभी चर्चा के दौरान आपने पहले मुद्दे पे बताया कि बीजेपी, शिवसेना, मनसे, इन लोगों, इनके जो नेता है उन्होंने पहले से ही तय किया है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन यही सभा में राज ठाकरे जी ने स्पष्ट रूप से बोला है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, मुझे कोई भी बंदी नहीं है, मैं फेविकॉल जैसे चिपका नहीं हूँ कोई पार्टी से, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। तो मोदी जी की सभा है तो उन्होंने वो कुछ भी बोल सकते हैं ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है। बाला साहेब ठाकरे जी की भी यही खासियत थी, वो सभा में कुछ भी बोलते थे, कौन किसको देखने, किसी के दबाव में आके वो अपने कभी भी भाषण नहीं करते थे। वही शैली राज ठाकरे जी की भी है। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि ये सब तय है? बहुत बढ़िया, आप ये जो सवाल पूछ रहे हैं तो मेरा तो वही प्रश्न, पहले ही मैंने इसका जवाब आपको दिया, आप इस पर फिर दोबारा पूछ रहे हैं। तो आप एक ही बात का जवाब, कोई तो जाके राज ठाकरे साहब से पूछे कि भाई जो भीड़ बढ़ रही है वो सिर्फ ठाणे लोकसभा में और कल्याण लोकसभा में, मुंबई में नहीं बढ़ रही है, तो मुंबई की बात क्यों नहीं की है, मुंबई का नाम क्यों नहीं लिया गया राज ठाकरे द्वारा? इसका एक ही सवाल है कि ये पहले से तय प्रश्न है और उसका ही मतलब वही उन्होंने बोला है। तो ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें। राजेश जी, फिलहाल कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी आ रही है कि ये सब कल्याण के जो उनके उपाध्यक्ष हैं
उनकी तरफ से तिवारी जी उन्होंने अपना वीडियो डाला हुआ है कि इसका विरोध करना चाहिए राज ठाकरे जी का वक्तव्य का। फिर यहाँ से जो प्रत्याशी है राकेश जैन जी, उन्होंने भी इसका तीव्र निषेध किया हुआ है। तो आपका इस बारे में आपकी क्या राय है? मैं इन नेताओं के बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यहाँ के लोगों का, जो यहाँ के हिंदी भाषी हैं, उनका मूड मैं जानता हूँ, या मैं समझने की कोशिश की है। और उसमें उन लोगों को यही कहना है, उन लोगों का यही कहना है कि उनको इस विवाद में पड़ना ही नहीं है। जो है चुनावी मेंढक, जैसे बरसाती मेंढक होता है वैसे चुनावी मेंढक का ये सब जो बयानबाजी है वो चुनावी मेंढक है। और ये जैसे ही चुनाव खत्म होंगे सब अपने अपने घर जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक होगा, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। तो इसमें ये सब बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा लगा गणेश जी, आपसे चर्चा करके। हम दोनों ने चर्चा की, बड़ी विस्तृत चर्चा की। हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।